हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन इसका पाठ 4 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ यानी मूवमेंट्स ऑफ आवर अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो अपनी दो तरह से उनकी मूवमेंट होती, दो तरह की गतियाँ होती हैं। पहला जो होता है रोटेशन, जिसको परिभ्रमण कहते हैं, जिसमें पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर घूमती है। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। इसमें पृथ्वी जो है वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर आप बैठकर आप पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं वह पृथ्वी लगातार घूम रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। तो जैसा कि हमने जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी वो लगातार ही घूमती रहती है। हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपने अक्ष एक्सिस पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा ऑर्बिट में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उनमें 8 ग्रह होते हैं और वो भी अपने एक्सिस पर अक्ष पर घूमते हुए अपनी अपनी ऑर्बिट में कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी हम अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का रोटेशन कहलाता है यानी परिभ्रमण कहलाता है। और इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की गई है पृथ्वी पर, उस पर ही वो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। एक होता है उत्तर ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये जो एंगल है ये हमारा कितना है 23.5 डिग्री। ये पृथ्वी के जो यहाँ पर कक्षा तल है उस पर लंब यानी ये वाली जो लंब है इससे इसका जो एंगल बन रहा है ये कितना है 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये जो हमारा पृथ्वी का कक्षीय समकलन ये वाली है इससे हमारा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 66.5 डिग्री। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी टिल्टेशन कहते हैं, यानी इसी को हम टिल्टेशन कहते हैं यानी अक्ष का झुकाव। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी की दैनिक गति यानी जो दैनिक गति परिभ्रमण जो कर रहा है हमारा पृथ्वी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, यानी अपने एक्सिस पे यानी वो अक्ष पर वो कितने घंटे लेता है 24 घंटे लेता है एक रोटेशन को पूरा करने में। और घूर्णन की समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी ये रोज इसी गति से यह घूमती है और इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, यानी परिभ्रमण के कारण ही, रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो पृथ्वी है वो हमारी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, लेकिन जो सूर्य, चंद्रमा ये सारे जो हैं ये इसके विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में। इसके आगे देखेंगे हम इसका नेक्स्ट जो पेज है, इसमें देखेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वह हमारी सूर्य से उसकी
प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है और इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। यानी जो पृथ्वी है उसका जो भी भाग सन के तरफ होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जो ये इस तरफ का भाग हमारा सूर्य के प्रति है, सूर्य की तरफ है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इधर के साइड क्या हो जाएगा, रात होगा। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो यानी ग्लोब पर भी हम देख सकते हैं, जो वृत्त दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? पृथ्वी या ग्लोब पर जो वृत्त दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे ही हम प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी ये वाली जो लाइन है ये दिन और रात को विभाजित कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश वृत्त कहेंगे। पृथ्वी के प्रतिरूप हमें एक यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि इसे आपको क्या करना है, ग्लोब के सामने खड़े होकर उसे बाएं से दाएं घुमाना है। इस प्रकार ग्लोब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करेगा और ठीक जैसे कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा आदि इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते दिखाई देते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। अब इसका क्या प्रभाव, क्या इसके इफेक्ट है? रोटेशन के कारण क्या क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति, हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? पृथ्वी की दैनिक गति। अब हम देखेंगे इसकी वार्षिक गति, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, और यह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। और कितने दिन में यह पूरी कर लेती है? 365 1/4 दिन, यानी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, और वह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। और इसी को हम यह पृथ्वी की वार्षिक गति, यानी यहाँ पर इसकी वार्षिक गति किसको कहते हैं? जब जो पृथ्वी है एक परिक्रमा पूरी कर लेता है सूर्य की, तो उसे हम परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति कहते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन यानी 24 घंटा के रूप में जोड़ दिया जाता है। जो हमारा यह 6 घंटे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है 1/4, तो इसमें क्या कर रखा है? प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में, यानी हर चौथे वर्ष जो आता है उसमें एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यह चौथा वर्ष 366 दिन का हो जाता है। चौथा वर्ष जो हमारा कितने दिन का हो जाएगा? 366 दिन का होता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लीप ईयर यानी अधिवर्ष कहते हैं। और अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। तो ये 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर। हमें कभी गर्मी लगती है तथा कूलर एवं पंखे का सहारा लेना पड़ता है, और कभी भीषण ठंड में आग तापनी पड़ती है। कभी दिन सुहावने होते हैं तो कभी वर्षा से बचाव के लिए छतरी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो मौसम जो चेंज होता है ये किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। एक पेंसिल, यहाँ पर एक हमारा एक एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। यानी हम जानते हैं जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर, उसका जो पथ है वो किस तरह का है? इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार आकार में है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। जैसे कि
जो हमारी पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, तो जैसे जैसे सूर्य की और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो लगभग इतनी किलोमीटर तो है, 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन वह बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है अपने अर्ध दीर्घवृत्ताकार में। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। तो यह आपको जानना जरूरी है कि किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, 3 जनवरी को। और इस स्थिति को उपसौर यानी पेरीहेलियन कहते हैं। इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर यानी एफिलियन कहते हैं। यानी 3 जनवरी को सूर्य सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी की, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः एवं सायंकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। ये हमने देखा है भी है, महसूस भी करते हैं कि दोपहर में जो है वह हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किसके तुलना में, सायंकाल और सुबह के काल में, प्रातः काल में। दोपहर में सूर्य की किरणें क्या होती है, वह सीधे पड़ती है तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है। वह सीधे डायरेक्टली हमारे सिर पर रहती है धूप, तो उस समय ज़्यादा गर्मी होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसी प्रकार प्रातः एवं सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती यानी स्लैंटिंग रेज आती है तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है। इसीलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है और इसीलिए हमें कम गर्मी लगती है। देखिए एक एक्टिविटी के तहत भी यहाँ पे है, जब हम टॉर्च को सीधे डायरेक्शन में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो वह कम क्षेत्र पर फैलता है और लेकिन उसका प्रकाश तेज होता है। लेकिन अगर हम टॉर्च को तिरछी जगह पर, तिरछी सतह पर अगर हम जलाकर देखेंगे तो प्रकाश कम तेज तथा अधिक क्षेत्र पर फैलता है। यानी प्रकाश जो होगा वह कम तेज होगा लेकिन अधिक क्षेत्र में फैलेगा। पृथ्वी के इसे भी हम जानेंगे कि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सूर्यताप। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी जो वो तो ऑलरेडी झुकी है, वो तो झुका हुआ ही रहेगा, लेकिन झुकाव और सूर्य के चारों ओर जब वो परिक्रमा करती है उससे ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता और वर्ष भर दिन और रात समान अवधि यानी 12-12 घंटे के होते। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, जिस तरह से देखेंगे कि एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। एक बड़ा सा आप दीर्घवृत्त बनाएंगे, घट और छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लीजिए। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाइए। वहां से दूर स्थित किसी पेड़ के सबसे ऊपर हिस्से के किसी बिंदु को झंडे से दिखाइए। झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलिए। आप देखिए कि झंडा हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहता है। ऋतु परिवर्तन देखेंगे तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण और वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। यानी अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। तो जो यह सूर्यताप जो प्रदान करता है वह 6 माह उत्तरी गोलार्ध और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में करता है, क्योंकि सूर्य जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही गति करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 जून को सूर्य किस रेखा में चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। और इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी पूरे भाग में रात होती है।
तो उत्तरी भाग में क्या होगा, आर्कटिक वृत्त के उत्तर भाग में पूरे दिन दिन होगा और पूरे भाग में, और अंटार्कटिक में क्या होगा, पूरे दिन पूरे भाग में रात होगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी मकर रेखा पर यह मकर वृत्त है और यह कौन सा है, कर्क वृत्त है। तो 22 दिसंबर को यानी 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति यानी विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग में उत्तर पूरे भाग में रात होती है। अब इधर क्या हो जाएगा, इसके आर्कटिक वृत्त में रात हो जाएगी और इधर अंटार्कटिक वृत्त में पूरे भाग में दिन होगा। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर शीत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर सीधा चमकती है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन और रात 12-12 घंटे की हो जाती है, यानी समान अवधि के हो जाती है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और इन तिथियों को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, यानी 21 मार्च को हम क्या कहेंगे, बसंत विषुव। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पर ये चित्र में दर्शाया गया है जिस तरह से 21 जून यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जिस तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है और कौन सा डायरेक्शन सूर्य की तरफ है, जो भी डायरेक्शन हमारा सूर्य की तरफ होगा वहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी और जहाँ पर जो उसका अपोजिट साइड है वहाँ पर शीत ऋतु हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक दिया हुआ है फ्लो चार्ट में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि यह सूर्य है और जो भी भाग सूर्य की तरफ है वहाँ ग्रीष्म ऋतु है और जैसे यहाँ से सूर्य यह घूमता जा रहा है, यहाँ पर इधर आ गया। अब यहाँ देखिए जो इस साइड अगर धूप है तो इधर के साइड क्या होगी, शीत ऋतु हो जाएगी। जिस तरह से पृथ्वी घूमती जा रही है उस तरह से उसको वहाँ पर ऋतु जो है वह मौसम जो है वह चेंज होती जाती, जैसे जैसे रोशनी जिस डायरेक्शन में पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया। यानी फरवरी और जनवरी में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु है और तुरंत यहाँ जब इस डायरेक्शन में आ जाती है तब वसंत ऋतु और शरद ऋतु आ जाता है इधर की ओर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बिल्कुल सीधा पड़ रहा है तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो गई, इधर शीत ऋतु हो गई और ठीक यहाँ पर शरद ऋतु यानी यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वह थोड़ी दूरी पे हो जा रही, इसीलिए शरद ऋतु और यहाँ वसंत ऋतु। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस झुकाव को यह झुकाव 21 जून को अधिक होता है, यह हमने पढ़ा भी अभी। और इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसीलिए इस प्रकार 22 दिसंबर को अधिकतम होता है यानी, और इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। अब हम यहाँ देखेंगे दिन और रात की अवधि। आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों के दिन में दिन लंबी अवधि की ओर और रातें छोटी होती है और इसके विपरीत जाड़े में क्या होती है, दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाती हैं और रातें लंबी हो जाती है। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त को ध्यान से देखिए। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है, इसीलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं
दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होने लगती है। और 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है, यानी हम यहाँ समझेंगे कि 21 जून जो है उस दिन ग्लोब की प्रदीप्ति वृत्त जो होती है वह क्या होती है। ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसीलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे वह दिन की अवधि क्या होगी, लंबी हो जाएगी और रातें छोटी हो जाएगी। और 22 दिसंबर को क्या होता है ये हम देखेंगे अगली पेज पर, यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ ठीक विपरीत होगी, क्योंकि वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। अब यहाँ देखिए हॉरिजन क्या होती है, क्षितिज जिसको कहते हैं, जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर से भी समझाया हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है। इसीलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। अतः इसे ही हम ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो हमारी बिल्कुल भी जो हमारी मध्य रेखा जो है इससे बिल्कुल भी टच में है ये। और यहाँ पर सर्वाधिक सूर्यताप पड़ता है। यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है, जिससे उत्तरी और ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछापन बढ़ जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। टेम्परेट जोन जिसको कहते हैं, ये हमारा ट्रॉपिकल रेंज हो गया और ये हमारा टेम्परेट जोन हो गया। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के, यानी ये वाला पोर्शन जो है वृत्त दक्षिण क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। अब देखिए सूर्य की रोशनी यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी फ्रिड जोन कहते हैं। तो ये देखिए आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसमें आप फिर भी इसको फिर भी एक बार और देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है और इसमें हम देखेंगे ये हमारा फ्रिड जोन होता है जिसको शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, इसीलिए यहाँ ठंडा रहता है। और यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है यहाँ इनका तिरछापन बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो तापमान होता है वह बिल्कुल सामान्य होता है, जिसको इसीलिए हम इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है बिल्कुल जो विषुवत रेखा पर है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी सूर्य किरणें जो वह सीधे पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। तो आज हमने ये चैप्टर देख लिया। अब हम इसको अच्छे से एक बार आप फिर से एक बार रीड कर लेना। जैसे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका आप नोट्स बना सकते हैं कि 21 जून को जो होता है उसको समर सोल्स्टिस कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़, जैसे 22 दिसंबर है विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो यह चैप्टर काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आप इसको बिल्कुल एक बार और आप अपने से भी पढ़ोगे और तभी आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। और इन जो चित्र बनी हुई है इस पर काफ़ी आप ध्यान दो, किस तरह से हमारी धरती जो है वह झुकी हुई है और कितने एंगल का कोण बनाती है, किस तरह से जो हमारा रोटेशन जो है, किस तरह से रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारी ऋतु परिवर्तन होती है, और जो हमारी लीप ईयर होती है वो किस तरह से कितने दिन होते हैं, और जो 6 घंटे एक्स्ट्रा जो उन्हीं को हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है, यानी 24 घंटे जोड़ दिए जाते हैं। और इस तरह से हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं।
और इसके बाद हम पेरिहेलियन एफिलियन के बारे में पढ़े, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो 3 जनवरी है उस दिन सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वह सूर्य से सर्वाधिक दूर होता है। और यदि और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था नेक्स्ट कि इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, वसंत विषुव, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। इस तरह से काफ़ी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग रहा। और अगर आपको फिर इसमें से कुछ समझ ना आया हो कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसके अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे।